गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये समझो। कंस्ट्रक्टर भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास नेम को ही पोजेस करता है। मतलब जो तुम क्लास का नेम दोगे वही नेम तुमको कंस्ट्रक्टर को देना होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ऐसे जनरली हम लोग कोई फंक्शन जब बनाते हैं तो उसके पहले वॉइड लिख के शो करते हैं कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पहले वॉइड भी नहीं लिखा जाता है। कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न कर ही नहीं सकता, उसका उसी तरह से क्रिएशन हुआ है ताकि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करे, तो उसके पहले वॉइड भी नहीं लिखता है। तीसरा चीज, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर वो ओवरलोडिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रहेगा तो नेम तो सबका सेम ही रहेगा, क्योंकि वो क्लास नेम को पोजेस करता है, तो उसका वेरिएबल्स और बॉडीज को डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम रन करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर से बोलते हैं। दूसरा और लास्ट पॉइंट एक और हम लोग देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं होता है। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस भी बनाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में सारा वेरिएबल्स और फंक्शंस इनहेरिट हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। तो ये सारा कंसेप्ट है। इसके अलावा कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के काम में आता है, तो ये गलत कंसेप्ट है। इनिशियलाइज ही क्यों करेगा? इनपुट भी कर सकता है, कैलकुलेशन भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है। हम लोग पूरा प्रोग्राम भी कंस्ट्रक्टर के अंदर बना के दिखा सकते हैं, तो ये कंसेप्ट गलत है। दूसरा चीज, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, ऐसा भी लिखता है कोई कोई बुक, तो ये भी 100% करेक्ट नहीं है। कुछ हद तक वो लोग का एक्सप्लेन करने का तरीका हो सकता है पब्लिक बोल के, लेकिन पब्लिक होता नहीं है कंस्ट्रक्टर। हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक है। जो स्पेसिफायर प्राइवेट नहीं होता है वो पब्लिक ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक डिफॉल्ट स्पेसिफायर भी होता है जो अपने आप काम करता है और 95% पब्लिक का फीचर ही इंप्लीमेंट करता है। तो कंस्ट्रक्टर 100% पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम एक से प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे तुम अभी तो प्रोग्रामिंग जो पढ़ते हो एक क्लास बनाते हो, इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा क्लास बनाते हो, ठीक है। अब पैकेज अगर पढ़ोगे तो उसमें एक से ज्यादा पैकेज भी बनेगा, तो एक से ज्यादा पैकेज बनेगा तो उसमें क्या होगा, तो पहला पैकेज का क्लास दूसरा पैकेज में इनहेरिट होता है, ठीक है, या एक्सेस होता है। तो उस केस में अगर तुम पैकेज के अंदर क्लासेस को और फंक्शंस को पब्लिक नहीं बनाओगे, पब्लिक नहीं लिखोगे, तो वो दूसरा पैकेज में काम ही नहीं करेगा, एक्सेसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम स्पेसिफाई प्राइवेट नहीं लिखे, पब्लिक भी नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे तो एक्सेस हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉइंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट प्रूफ कर देता है कि प्राइवेट डिफॉल्ट और पब्लिक सेम नहीं है। जैसे हम कोई स्पेसिफायर नहीं लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट और पब्लिक सेम नहीं है। अगर एक से ज्यादा पैकेज हम बनाएंगे, ठीक है, और एक पैकेज का क्लासेस को फंक्शंस को दूसरा पैकेज का क्लास के अंदर यूज करेंगे, तो अगर पब्लिक नहीं लिखेंगे तो वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिफॉल्ट और पब्लिक सेम नहीं है। तो ये पॉइंट भी गलत है कि दैट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें तो कभी पब्लिक लगाते ही नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में हो, बिना पब्लिक लगाए ही हम प्रोग्राम को बनाते हैं। फंक्शन के आगे पब्लिक नहीं लगाते हैं तो भी काम करता है, इनहेरिट होता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक, ये पॉइंट भी गलत है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं प्रोग्राम के थ्रू कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो प्रोग्राम,
क्वेश्चन भी हम लिख देते हैं, राइट ए प्रोग्राम विथ क्लास नेम सपोज रेंट member variables कुछ वेरिएबल्स ले जैसे आवर्स कॉमा चार्ज कॉमा नेम मेंबर फंक्शंस पहला फंक्शन कंस्ट्रक्टर ही ले लेते हैं, इसको डिफॉल्ट बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर दूसरा फंक्शन पैरामीट्रिक लेते हैं, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। इसके बाद नॉर्मल फंक्शन लेते हैं, वॉइड कैलकुलेट, फाइंड द चार्ज एट अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। टेबल में हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ आवर्स, सेकेंड कॉलम में रेट पर आवर, फर्स्ट 5 आवर्स। रेट लेते हैं सपोज ₹800 पर आवर। फिर लेते हैं नेक्स्ट, फाइव आवर्स, ₹600 पर आवर। और लास्ट लेते हैं मोर देन 10 आवर्स, ₹500 पर आवर। और लास्ट फंक्शन लेते हैं वॉइड डिस्प्ले, प्रिंट द नेम एंड चार्ज कैलकुलेटेड। अब ये क्वेश्चन लिखे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो इसको कमेंट लाइन बना देते हैं, नहीं तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा करेक्टली। क्लास रेंट इंट आवर्स कॉमा चार्ज और नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0, ठीक है, और स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास बिना स्पेस का। और इसमें हम लोग वैल्यूज देते हैं। चार्ज तो कैलकुलेट करना है, उसको छोड़ देते हैं। आवर्स के लिए और नेम के लिए 2 पैरामीटर लेंगे और फिर लिखेंगे आवर्स इज इक्वल टू h, नेम इज इक्वल टू n। फिर वॉइड कैलकुलेट, इसमें जैसे कंडीशन दिए हैं फर्स्ट 5 आवर्स, तो इसमें लिख दो आवर्स लेस देन और इक्वल टू 5। उसका चार्ज है 800 पर आवर, तो चार्ज इज इक्वल्स टू 800 इंटू आवर्स।
दूसरा है एल्स इफ नेक्स्ट 5 आवर्स, तो लिखेंगे आवर्स मोर देन और इक्वल टू 6 एंड आवर्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट 5 आवर्स का 800 इंटू 5 प्लस आवर्स माइनस 5 इंटू 600 और लास्ट एल्स, इसमें तीन पार्ट में हो जाएगा मोर देन 10 आवर्स का 800 इंटू 5 प्लस 600 इंटू 5 एंड देन आवर्स माइनस 10 इंटू 500, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर है फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, इसमें प्रिंट करेंगे नेम और चार्ज को। तो हम लोग नेम स्पेस दे देंगे, सपोज टैब स्पेस और चार्ज, और उसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे। पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां से नेम और आवर्स पास करेंगे। तो आवर्स को मान लो ले लेते हैं 12 और नेम को ले लेते हैं anyone, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 से कैलकुलेट को और डिस्प्ले को कॉल करेंगे। ऐसे प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले क्लास रेंट मेंबर वेरिएबल्स है आवर्स, चार्ज और नेम। ये देखो कंस्ट्रक्टर में अब तीन तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट, पैरामीट्रिक और कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं जिसका ये ब्रैकेट में कोई वेरिएबल्स नहीं होता है, ठीक है, इसको पैरामीटर्स बोला जाता है। तो कोई वेरिएबल्स नहीं है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें क्या किए हैं, खाली डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किए हैं। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमास होता है। ऐसे मेंबर वेरिएबल का एक और प्रॉपर्टी जान लो, अगर तुम डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो मेंबर वेरिएबल, सारा वेरिएबल नहीं, लोकल वेरिएबल नहीं, मेंबर वेरिएबल अपने आप भी इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, और स्ट्रिंग जो है नल से इनिशियलाइज हो जाता है। नल मतलब नल एक कीवर्ड है, उससे इनिशियलाइज हो जाता है, उसका मतलब होता है एम्प्टी। तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है, ठीक है। उसके बाद पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं जिसका हेडर में, इसको हेडर बोला जाता है ना, इसका हेडर में पैरामीटर्स होगा वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। तो आवर्स के लिए एच ले लिए हैं, नेम के लिए एन ले लिए हैं, और डेटा टाइप करेक्टली देना है। आवर एच का डेटा टाइप इंट होगा क्योंकि आवर्स इंटीजर है, और एन का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा क्योंकि नेम स्ट्रिंग है। फिर लिख देंगे आवर्स इक्वल्स टू एच, नेम इक्वल टू एन, ठीक है। अब इतना के बाद देखो हम थोड़ा सा मेन फंक्शन में तुम लोग को ले चलते हैं। मेन फंक्शन को थोड़ा समझना जरूरी है। अब यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाए हैं क्लास रेंट का, रेंट OB1 इक्वल टू न्यू रेंट। तो देखो अब यहाँ पर जो ये
ये होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्लास नेम नहीं होता है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला क्लास नेम होता है, ये कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं है तो इससे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पैरामीटर्स है तो इससे पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से ही कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो कंस्ट्रक्टर लिखोगे, उसमें अलग से तुम ob1 डॉट रेंट नहीं लिख सकते हो, वो एरर दिखाने लगेगा। कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी कॉल्ड, ठीक है। इट इज कॉल्ड फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से कॉल होगा जब तुम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये तुमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है समझने का, वो भी देख लो। जैसे कि अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए ob1, तो ob1 अपने अंदर कंटेन क्या करता है, मेंबर वेरिएबल्स को कंटेन करता है, आवर्स और नेम को कंटेन करेगा। और ob2 भी जितना भी ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, वो मेंबर वेरिएबल्स को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने अंदर वैल्यू कंटेन नहीं करता है, मेंबर वेरिएबल्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो तुम ob1 जब बनाए हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या वैल्यू दिए हो, अभी दिखाए ना, आवर्स इक्वल टू 0, चार्ज इक्वल टू 0 एंड नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो यहाँ चार्ज वेरिएबल भी है, उसको भी लिख देते हैं, ये भी मेंबर वेरिएबल है नाम लोग का। तो इसका आवर्स को 0 मिल जाएगा, नेम को डबल इन्वर्टेड कॉमास और चार्ज को 0। लेकिन ob2 का मेंबर वेरिएबल्स को 0 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ ob1 के लिए है, क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है तो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, ob1 के थ्रू। उसके बाद पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है तो वो ob2 के थ्रू कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आवर्स को 12 मिलेगा और नेम को any1, ठीक है। तो आवर्स इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, नेम इक्वल टू any1, और चार्ज तो ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू नहीं दिए हैं तो ऑटोमेटिकली बताए ना, मेंबर वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं कंस्ट्रक्टर में। अब दोनों कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, ठीक है। देखो तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 0 दे दिए, डबल कोट्स दे दिए, और यहाँ पर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर में h का वैल्यू आवर्स को, आवर्स इक्वल्स टू h लिखे है ना, और n का वैल्यू नेम को। तो आवर्स 12 हो जाएगा, नेम any1। चार्ज को कुछ वैल्यू नहीं दिए हैं तो कंप्यूटर उसको अपने आप 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब जब दूसरी बात आती है कि हम लोग बाकी जो फंक्शन है कैलकुलेट और डिस्प्ले, अब तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किस ऑब्जेक्ट से कॉल करना चाहिए, ob2 से कॉल करना चाहिए, कैलकुलेट को भी डिस्प्ले को भी। क्यों, क्योंकि ob1 के पास तो डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर तुम ob1 से कैलकुलेट को कॉल करोगे तो आवर्स में कुछ है ही नहीं जो कैलकुलेट होगा, 0 है। और डिस्प्ले को कॉल करोगे ob1 से तो वही बात है, 0 0 डिस्प्ले कर देगा। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट क्या मेंबर वेरिएबल्स वैल्यू कंटेन कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट को और डिस्प्ले को कॉल करना चाहिए। तो देखो ob2 डॉट कैलकुलेट, ob2 डॉट डिस्प्ले, दोनों ob2 से कॉल होगा। अगर मान लो तुम ob2 से कैलकुलेट को कॉल कर दे रहे हो और डिस्प्ले करते समय ob1 से कॉल कर दे रहे हो डिस्प्ले को, तो कैलकुलेट होने के बावजूद भी आउटपुट 0 0 डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि ob1 से कॉल किए हो। तो ये ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, फर्स्ट 5 आवर्स तो लिख दिए इफ आवर्स लेस देन और इक्वल टू 5 देन 800 इनटू आवर्स। फिर है नेक्स्ट 5 आवर्स, तो आवर्स मोर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसमें हो जाएगा दो पार्ट में आवर्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 5 आवर्स का 800 इनटू 5 और रिमेनिंग आवर्स टोटल नंबर ऑफ आवर्स माइनस 5 इनटू 600। और तीसरा में जाओगे मोर देन 10 आवर्स तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला 5 आवर्स, फर्स्ट 5 आवर्स 800 इनटू 5, नेक्स्ट 5 आवर्स 600 इनटू 5 एंड रिमेनिंग आवर्स माइनस 10 इनटू 500। ऐसे कैलकुलेट होगा। फिर डिस्प्ले कॉल होगा तो इसमें नेम और चार्ज को प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर काम करता है। अब इसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं दिखाए हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी दिखा सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखा देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं।
कैसे आउटपुट आता है। देखो कंपाइल हो गया, वॉइड मेन कॉल करेंगे डायरेक्टली एनीवन और 8000 कितना आवर्स दिए थे हम लोग 12, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो गया और प्रिंट कर दिया आउटपुट। तो वॉइड मेन लिखे हैं ना, तो वॉइड मेन के अंदर से सारा फंक्शंस कॉल हो रहा है, तो एक एक करके सारा कॉल हो गया। पहले कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुआ, डिफॉल्ट पैरामीट्रिक, उसके बाद कैलकुलेट और लास्ट में डिस्प्ले। तो ऐसे प्रिंट करेगा। हम लोग चाहे तो अलग अलग भी कॉल कर सकते हैं, करके दिखाएं। देखो न्यू रेंट, इसको कॉल किए, इसका ऑब्जेक्ट बना। अब इससे देखो, अगर तुम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर दो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसमें प्रिंटेड नहीं है। वॉइड डिस्प्ले को कॉल करो, देखो नेम के जगह पे देखो कुछ नहीं है, ब्लैंक स्पेस है, और चार्ज के जगह पे 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं। तो अभी बताए ना हम कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डिफॉल्ट ही होगा। अब देखो हम न्यू रेंट इंट एच कॉमा स्ट्रिंग एम, इसको कॉल करते हैं। ये पैरामीट्रिक वाला है, तो एच में आवर्स डाल दो 15 सपोज, और नेम में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नेम डालना होता है। उसके बाद ओके कर दो। इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बना रेंट 2, इससे कॉल करो कैलकुलेट को पहले और फिर डिस्प्ले को। देखो इसमें नेम हो गया जावा और चार्ज हो गया 9500। तो ऐसे अलग अलग कॉल करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं क्या होता है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। दूसरा चीज, अब इसमें तुम लोग एक और कंसेप्ट हम बता दिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट बता दिए। कैसे ओवरलोडिंग हो गया? यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पैरामीटर्स है। तो हम ओवरलोडिंग में अभी क्या समझाए थे? एक क्लास कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का फीचर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नेम तो डिफरेंट हो नहीं सकता है, हमेशा सेम ही होगा, तो उसका पैरामीटर्स डिफरेंट होता है। तो इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसमें 2 पैरामीटर है, तो हो गया डिफरेंट। और पैरामीटर डिफरेंट है तो तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। देखो इसका बॉडी कुछ और है, इसका बॉडी कुछ और है, डिफरेंट है ना। तो पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो गया, बॉडीज भी डिफरेंट हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो गया। और इसी प्रोग्राम में डिफॉल्ट और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर भी बता दिए दोनों। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक इफ एल्स का प्रोग्राम दे दिए हैं तो इफ एल्स का प्रोग्राम भी बनेगा। स्ट्रिंग्स का, एरेज का, लूप्स का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखना, और कोई डाउट्स होगा तो उसको जरूर पूछना किसी भी चैप्टर से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और तुम लोग के लिए हम हिस्ट्री सीरीज का वीडियो भी अपलोड करवा रहे हैं। मैक्सिमम तो 10th क्लास का हो गया है, 9th का और 8th का भी करवा रहे हैं। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम लोग को बेनिफिट हो, और अपना डाउट्स पूछते रहना। जो भी जरूरत होगा वो सब क्लियर किया जाएगा।